Hey everyone, this is Shubham Dashora, and in this video we're going to be discussing about the Krebs cycle or the TCA cycle or the citric acid cycle. The Krebs cycle. तो जैसा कि हमने शुरुआत की वीडियोस में देखा था कि Krebs साइकिल जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के बाद सेकंड स्टेप आता है. इट इज़ द सेकंड स्टेप इन रेस्पिरेशन. और इसको Krebs साइकिल क्यों बोला जाता है? तो इसको Krebs साइकिल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक साइंटिस्ट थे, हैंस एडोल्फ क्रैब. उन्होंने ये साइकिल जो है वो डिस्कवर करी थी और उनके ऑनर में हम इस साइकिल को क्रैब साइकिल बोलते हैं. और 1937 में उन्होंने ये डिस्कवर करी थी पिजन के अंदर. पिजन पे वो रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने उसी टाइम पे पिजन की ब्रेस्ट मसल के अंदर इस साइकिल को डिस्कवर किया था. ठीक है. इसके बाद क्रैब साइकिल होती कहाँ पर है? ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होती है? ग्लाइकोलाइसिस होती है सेल के साइटोसोल के अंदर, और क्रैब साइकिल जो है वो होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. ठीक है. इसके बाद क्रैब साइकिल जो है वो एक एम्फीबॉलिक पाथवे है. एम्फीबॉलिक. अब इस एम्फीबॉलिक पाथवे का क्या मतलब होता है? ग्लाइकोलाइसिस में हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस जो है ना वो एक कैटाबॉलिक पाथवे है. कैटाबॉलिक पाथवे मतलब कि उसमें सिर्फ जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उनका सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो रहा है. बट एम्फीबॉलिक का मतलब होता है कि जहां पर फॉर्मेशन भी हो, एनाबॉलिज्म भी हो, एनाबॉलिक रिएक्शंस भी हो और कैटाबॉलिज्म भी हो. फॉर एग्जांपल इसको हम यहीं पे समझ लेते हैं कि टीसीए के अंदर जो पहला मॉलिक्यूल एंटर करता है वो होता है एसिटाइल कोए. एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि एक 2 कार्बन का कंपाउंड है. वो आते ही टीसीए में एंट्री करते ही सबसे पहले फ्यूज करता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड है, और फॉर्मेशन करता है सिट्रेट का या सिट्रिक एसिड का जो कि एक 6 कार्बन का कंपाउंड है. तो 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल और 4 कार्बन के एक मॉलिक्यूल ने मिला के एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया. मतलब ये फॉर्मिंग रिएक्शन है, ये एनाबॉलिक प्रोसेस है. और आगे वाली कुछ स्टेप्स में ये फिर 5 कार्बन में टूटता है, उसके बाद ये 4 कार्बन में टूटता है और वापस से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है. तभी तो ये साइकिल कंप्लीट हुई. इसको साइक्लिक प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कंज्यूम हुआ था वो वापस से साइकिल में रिप्लेनिश हो गया है वो. ठीक है. और इसको सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो पहला मॉलिक्यूल बना है सिट्रेट या सिट्रिक एसिड वो फर्स्ट मॉलिक्यूल है, इसलिए उसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं. टीसीए साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो सिट्रिक एसिड है इसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप है, इसलिए इसको टीसीए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है. ठीक है. अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो टीसीए साइकिल है उसके अंदर 4 स्टेप्स के में टोटल, ये सबसे पहले तो 10 स्टेप्स की साइकिल है पूरी कंप्लीट, और इसके अंदर 4 स्टेप्स में होगा डिहाइड्रोजिनेशन. अब जहां पर भी किसी भी रिएक्शन में या किसी भी स्टेप के अंदर डिहाइड्रोजिनेशन होगा ना, इसका मतलब है कि वहां पर रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स का फॉर्मेशन होगा. मतलब कि या तो यहाँ पर NADH बनेगा या फिर FADH बनेगा. अब इस केस में 3 स्टेप्स में बनेगा NADH और एक स्टेप में बनेगा FADH. NADH है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड की रिड्यूस फॉर्म, FADH है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड की रिड्यूस फॉर्म. इन दोनों में डिफरेंस ये है कि NADH जो है ना वो जब कंप्लीटली ATP का जनरेशन करता है तब एक NADH से 3 ATP मिलती है फॉर 1 NADH, और FADH जब एनर्जी का जनरेशन करता है तब 2 ATP मिलती है फॉर 1 FADH. ठीक है. तो 4 स्टेप्स में होता है डिहाइड्रोजिनेशन. और इसके बाद 2 स्टेप्स में होता है डीकार्बोक्सिलेशन. डीकार्बोक्सिलेशन मतलब इसमें 2 CO2 के मॉलिक्यूल्स जो है वो इवॉल्व होंगे. अब इसको हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले 6 कार्बन का मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, फिर ये 5 में टूटा और ये 4 में टूटा, तो 2 कार्बन इसमें से कम हो गए. मतलब 2 जगह पे CO2 जो है वो इवॉल्व हो गई. उसके बाद एक जगह होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या होता है कि एक GTP का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है. एक GTP से हमको एक ATP के बराबर जो है एनर्जी मिलती है.
जीटीपी और एटीपी में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बस इसमें नाइट्रोजनस बेस है वो एडेनिन है और इसमें नाइट्रोजनस बेस है वो गुआनिन है। एटीपी होता क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जीटीपी है कि क्या है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो बस एडेनिन जो है वो गुआनिन से रिप्लेस हो गया है और कुछ चेंज नहीं आया है, तो दोनों की एनर्जी सिमिलर है। ठीक है, अब हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट स्टेप पढ़ते हैं, लिंकेज स्टेप। लिंकेज स्टेप। अब ये लिंकेज स्टेप क्या होती है, तो यार जो पायरुवेट या पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस से फॉर्म हुआ है ना, जिसके दो मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया में डायरेक्टली एंटर नहीं करता है। तो वो नहीं कर पाता एंटर, तो उसके लिए सेल ने एक अलग से स्टेप बना लिया जिसमें वो पायरुवेट के मॉलिक्यूल को पहले चेंज कर देते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल कोएंजाइम में उसको चेंज कर देते हैं। अब ये इतनी सिंपल रिएक्शन नहीं है, इसके अंदर सबसे पहले तो एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम करता है जिसका नाम है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, पीडीएच कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इसमें कुछ अलग से स्पेसिफिक एंजाइम्स या को एंजाइम्स या को फैक्टर है जो कि कुछ इस प्रकार से है। मैग्नीशियम +2 है, लिपोइक एसिड है, थायामीन पायरोफॉस्फेट है। इनके नाम अगर याद रख सकें तो ठीक है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इसमें दो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैग्नीशियम तो कोफैक्टर है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है यहाँ पर ट्रांस एसिटाइलेज और डीकार्बोक्सिलेज। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? देखो यहाँ पर ना एक को एंजाइम का मॉलिक्यूल जो है वो आके को एंजाइम ए का मॉलिक्यूल जो है वो इस स्टेप में ऐड होगा इसके अंदर। तो ट्रांस एसिटाइलेज का फंक्शन क्या है, एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर करना। तो ये क्या करेगा, पायरुवेट जो कि एक 3 कार्बन का एसिड है उसमें से एक एसिटाइल ग्रुप को रिमूव करके को एंजाइम ए के साथ जोड़ देगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एसिटाइल को एंजाइम ए। और क्योंकि एक कार्बन बच गया तो वो यहाँ पर इवॉल्व हो जाएगा CO2 की फॉर्म में। और क्योंकि यहाँ पर डीहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पर एक NAD+ का जो मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH प्लस H+ के अंदर, यानी कि एक रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट का फॉर्मेशन हुआ। इसको हमको ध्यान रखना है कि ये क्रैब साइकिल के अंदर का एनर्जी नहीं है, ये लिंकेज स्टेप की एनर्जी है। ठीक है, तो एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन हो गया। अब स्टार्ट होती है क्रैब साइकिल। तो ये एसिटाइल कोए जो ये है 2 कार्बन का कंपाउंड और पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन का। ठीक है, एसिटाइल कोए जैसे ही माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करता है, मैट्रिक्स में एंटर करते ही सबसे पहले ये फ्यूज करता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ। जैसे कि पहले बताया ये 4 कार्बन का है। एक एंजाइम यहाँ पर है जिसका नाम है सिट्रेट सिंथेज। और जो प्रोडक्ट बनता है, जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है वो होता है सिट्रेट या फिर सिट्रिक एसिड, जो कि एक 6 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी एनाबॉलिक रिएक्शन है ये जिसके अंदर सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये है फर्स्ट स्टेप। तो इसको हम ये यहाँ पर इरिवर्सिबल स्टेप्स है, तो इरिवर्सिबल स्टेप है तो इसको मेंशन कर देते हैं कि फर्स्ट स्टेप जो है वो एक इरिवर्सिबल स्टेप है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि सिट्रेट पे एक एंजाइम वर्क करता है, एकोनिटेज एंजाइम। इसको कन्वर्ट कर देता है ये सिस एकोनिटेट में। वापस यही एकोनिटेज एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देता है आइसोसिट्रेट में। तो देखो अगर हम इन दोनों स्टेप्स को ध्यान से देखें, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप को, तो इसमें हुआ कुछ नहीं है, बस सिट्रेट जो है ना वो अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो गया, आइसोसिट्रेट में। और इसको दोनों स्टेप्स में सिमिलर एंजाइम एकोनिटेज। तो हम ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एकोनिटेज जो है ना वो एक आइसोमेरिक एंजाइम ही है, बट ये एक स्लो आइसोमेरिक एंजाइम है क्योंकि इसको 2 स्टेप लगे सिट्रेट को इसके आइसोमर में कन्वर्ट करने में, आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट करने में।
ठीक है, तो इन दोनों स्टेप्स में केवल आइसोमेराइजेशन हुआ। इसके बाद क्या होता है, फोर्थ स्टेप में हमारा पहला डिहाइड्रोजनेशन होता है, एक एंजाइम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। इसकी प्रेजेंस में ये चेंज हो जाता है ऑक्सैलोसक्सिनेट में। अब ये भी 6 कार्बन का है और ये भी 6 कार्बन का है, मतलब अभी तक कहीं पर भी कार्बन का लॉस नहीं हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पर डिहाइड्रोजनेज है तो यहाँ पर एक NAD का मॉलिक्यूल जो है वो चेंज होगा NADH+H+ में। ठीक है, मतलब ये पहली स्टेप है जहां पर डिहाइड्रोजनेशन हुआ और एक रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसके बाद ऑक्सैलोसक्सिनेट में एक एंजाइम काम करता है डी कार्बोक्सिलेज। डी कार्बोक्सिलेज का फंक्शन क्या होता है, CO2 के मॉलिक्यूल को इवॉल्व करना। तो ये CO2 का मॉलिक्यूल यहाँ से हट जाएगा। अब ये 6 कार्बन से 5 कार्बन में चेंज हो गया, तो 5 कार्बन का जो कंपाउंड है उसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटरेट, क्योंकि एक 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये जो स्टेप है ये इरिवर्सिबल स्टेप है। थर्ड स्टेप के बाद ये फोर्थ स्टेप जो इसमें डिहाइड्रोजनेशन हुआ, और ये फिफ्थ स्टेप जो कि इरिवर्सिबल है। तो फिफ्थ स्टेप को भी वहां पर मेंशन करेंगे कि भाई फिफ्थ स्टेप भी जो है वो इरिवर्सिबल स्टेप है, जिसके अंदर एक CO2 का मॉलिक्यूल इवॉल्व हो रहा है और अल्फा कीटो ग्लूटरेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जो स्टेप है ना, फिफ्थ स्टेप, इसको कमिटिंग स्टेप भी बोलते हैं। जैसे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी वो कमिटिंग स्टेप थी PFK वाली, तो इसको यहाँ पर स्टार मार्क कर लेते हैं। चलो, कमिटिंग स्टेप है फिफ्थ स्टेप। इसके बाद क्या होता है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट में वापस एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम करता है जिसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स में बिल्कुल सिमिलर एंजाइम्स हैं PDH कॉम्प्लेक्स के ही, बट इसमें बस एक एंजाइम चेंज है। जैसे कि यहाँ पर था ट्रांस एसिटाइलेज, क्योंकि यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप का माइग्रेशन कराना था, इसमें उसकी जगह बस ट्रांस सक्सिनाइलेज आएगा। इसमें ट्रांस सक्सिनाइलेज जो है वो ऐड होगा, और बाकी सारे जो थे वो बिल्कुल सेम रहेंगे, एग्जैक्टली सिमिलर, जो कि PDH कॉम्प्लेक्स में थे। डीकार्बोक्सिलेज भी होगा यहाँ पर। अब इस स्टेप में बहुत सारी चीजें होंगी। सबसे पहले तो एक CO2 का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, उसके बाद एक NAD+ जो है, क्योंकि ये डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है तो एक NAD+ जो है वो कन्वर्ट होगा NADH+H+ में। जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम A। अब ये कोएंजाइम A बना है सक्सिनाइल कोएंजाइम A, तो इस स्टेप के अंदर एक कोएंजाइम A का मॉलिक्यूल जो है वो ऐड भी होगा। इसके माइग्रेशन के लिए तो हमको ये सक्सिनाइल ट्रांस सक्सिनाइलेज चाहिए, क्योंकि सक्सिनाइल ग्रुप को कोएंजाइम में से जोड़ने का काम, सक्सिनाइल ग्रुप के माइग्रेशन का काम करेगा ये एंजाइम, जो कि अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन गया हमारे पास सक्सिनाइल कोएंजाइम में। और ये स्टेप कौन सी है, ये है 6th स्टेप, और ये भी इरिवर्सिबल स्टेप है, तो इसको भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, सक्सिनाइल कोए में एक एंजाइम काम करता है सक्सिनाइल थायोकाइनेज। सक्सिनाइल थायोकाइनेज ये इसको चेंज कर देता है सक्सिनेट में। अब ये 4 कार्बन का हो चुका है ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में, क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन का एक अल्फा कीटो ग्लूटरेट था, इसमें एक CO2 का मॉलिक्यूल इवॉल्व हो गया, तो ये हो गया 4 कार्बन का। ठीक है, अब सक्सिनाइल थायोकाइनेज जो है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम को सक्सिनेट में कन्वर्ट करता है, और यहाँ पर एक GDP+PI जो है वो चेंज हो जाता है GTP में। ये स्टेप है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वाली स्टेप, जिसमें सबस्ट्रेट से डायरेक्टली जो है ATP का या फिर GTP का जो मॉलिक्यूल है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सक्सिनेट भी 4 कार्बन का कंपाउंड ही है। उसके बाद सक्सिनेट जो है वो कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, और जो एंजाइम है वो है यहाँ पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। इसको इधर लिख देते हैं थोड़ा,
सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज। अब सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज है तो यहाँ पर वापस से एक रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट का फॉर्मेशन होगा, बट यहाँ पर जो चेंज आता है वो आता है कि यहाँ पर FAD प्लस जो है वो चेंज होता है FADH प्लस H+ में। तो ये स्टेप ध्यान रखनी है, क्योंकि ये तो पता चल जाएगा डिहाइड्रोजनेज को देख के कि यहाँ पर रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट बनेगा, पर NADH बनेगा या FADH बनेगा वो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ठीक है, तो 5th स्टेप ये हो गई, 6th स्टेप ये हो गई और 7th स्टेप ये हो गई। 8th स्टेप के अंदर रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फ्यूमरेट को इसका भाई जो कि एंजाइम है फ्यूमरेज, वो कन्वर्ट कर देगा इसको मैलेट में। ये सारी 4 कार्बन की शुगर्स के नाम है, बस इसके आगे अगर कंपाउंड तो 8 लगा दिया है और इसका जो एंजाइम है उसके आगे एज लगा दिया है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। फ्यूमरेज ने फ्यूमरेट को कन्वर्ट कर दिया मैलेट में। ये कौन से स्टेप है? ये है 9th स्टेप। उसके बाद लास्ट स्टेप के अंदर ये मैलेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा, एक एंजाइम है मैलेट डिहाइड्रोजनेज। मैलेट डिहाइड्रोजनेज इसको कन्वर्ट कर देगा फाइनली ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि वापस से रीजेनरेट हो चुका है। यहाँ पर एंजाइम क्योंकि मैलेट डिहाइड्रोजनेज है तो यहाँ पर वापस से एक NAD+ का मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा NADH प्लस H+ के अंदर। अब जब यहाँ पर ये है फाइनल 10th स्टेप। अब जब शुरुआत में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तब बताया गया था कि इस पूरी TCA के अंदर 4 जगह डिहाइड्रोजनेशन हुए। फर्स्ट डिहाइड्रोजनेशन, सेकेंड डिहाइड्रोजनेशन, थर्ड डिहाइड्रोजनेशन और 4 डिहाइड्रोजनेशन। अब अगर ध्यान से देखें तो इन चारों स्टेप्स के अंदर जो एंजाइम है उनमें डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है। यहाँ पर डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है। दूसरा, 2 जगह डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, तो पहला जगह डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम में 5th स्टेप में हुआ। दूसरा, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है और इसके अंदर भी डीकार्बोक्सिलेज प्रेजेंट है, 5 चीजें बताई थी ना PDH कॉम्प्लेक्स में, उसमें बस ट्रांस एसिटाइलेज की जगह यहाँ पर ट्रांस सक्सिनाइलेज है, उसके अलावा बाकी सारे जो हैं वो सेम ही हैं। तो यहाँ पर भी डीकार्बोक्सिलेज है इसलिए यहाँ पर CO2 का एवोल्यूशन हुआ। तीसरा कि वो GTP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो कि यहाँ पर हो रहा था, अब इसमें काइनेज एंजाइम प्रेजेंट है। काइनेज एंजाइम का रोल ग्लाइकोलाइसिस में भी हमने डिस्कस किया था कि वो फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करता, तो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो गया और ये फॉस्फेट ग्रुप जो है वो सबस्ट्रेट से मिला है इसको, इसलिए इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। और यहाँ पर GTP का मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। केवल 2-3 स्टेप्स बची हुई है जिनको हमको थोड़ा सा याद रखना है, और इन जो शुरुआत की जो 3 स्टेप्स है उनको देखें तो सबसे पहले स्टेप में तो फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको ध्यान रखना है। उसके बाद इन 2 स्टेप्स में आइसोमराइजेशन रिएक्शन हो रही है, आइसोमरिंग रिएक्शन हो रही है, तो एंजाइम सेम एकोनिटेज बस इसको आइसोमर में कन्वर्ट कर रहा है। बस एक स्टेप है जिसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, वो है ये वाली, पर इसका एंजाइम और इसका प्रोडक्ट ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है, तो ये भी याद हो जाएगा। तो बस इसी तरह से इसको याद रखना है और ये बिल्कुल सिंपल है। अगर एक बार मतलब दिमाग में आ गया ना कि मतलब अच्छा ये इससे ये प्रोडक्ट बन रहा है और इस रिएक्शन में ये एंजाइम काम कर रहा है जिसका फंक्शन ये है, तो बिल्कुल आसानी से याद होती है ये और समझ में भी आ जाएगी। तो यहाँ ये था क्रैब साइकिल। अब हम लोग इसकी एनर्जेटिक्स देख लेते हैं एक बार कि इसमें कितनी एनर्जी का जो है एवोल्यूशन हुआ है। बायोएनर्जेटिक्स, सबसे पहले कि ग्लाइकोलाइसिस से बनते कितने मॉलिक्यूल है? पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, और हमने क्या देखा कि पायरुवेट के दोनों मॉलिक्यूल जो है, पायरुवेट कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल CoA में, और यहाँ पर NADH जो है वो बनता है। पर ये कब है? जब एक मॉलिक्यूल आ रहा है पायरुविक एसिड का। अगर 2 आएंगे तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे एसिटाइल CoA के, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे इधर NADH के, और उसके बाद 2 एसिटाइल CoA जो वो एंटर करेंगे TCA में। तो इससे हमको एक बात पता चली कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को जब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होना है तब उसके लिए 2 TCA साइकिल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है,
तो जो भी एनर्जी बनी है एक TCA में हम उसको कम्प्लीटली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिंकेज स्टेप की एनर्जी को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको एक बार अलग लिख देते हैं, 2 NADH फ्रॉम लिंकेज स्टेप। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल की TCA में कितनी बनी। 4 डिहाइड्रोजनेशन हुए थे, 3 NADH थे, 1 FADH था। एक NADH से कितनी ATP मिलती है? 3 ATP। तो 3 से कितनी मिलेगी? 9 ATP, 3 × 3 9। एक FADH से मिलती है 2 ATP, तो 2 ATP यहाँ पे लिख दी। एक जगह हुआ था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, तो उससे कितना मिला? 1 ATP मिला। एक GTP मिला था, पर वो 1 ATP के बराबर ही होता है। टोटल करेंगे 9, 10, 11, 12 ATP फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड पर। क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24 ATP। तो ये है टोटल गेन जो कि होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के अंदर टोटल गेन। अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेट गेन इन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, तो नेट गेन क्या होता है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। नेट गेन होगा 2 ATP। ठीक है, अब टोटल एनर्जी काउंट करते हैं कि मतलब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है उसने टोटल एनर्जी दी कितनी। ग्लाइकोलाइसिस से कितनी एनर्जी मिली थी? टोटल 8 ATP। और बीच में आई लिंकेज स्टेप और उसके बाद TCA से भी हमको पता चल चुका है कि 24 ATP मिले थे। अब लिंकेज स्टेप से कितने मिले? 2 NADH जब ATS से पास हो जाएंगे तब कितनी ATP का फॉर्मेशन होगा? 2 × 3 = 6 ATP। ये 6 ATP इधर लिख दिया। अब टोटल काउंट करें, 24 + 6 30 + 8 38 ATP। तो जैसा कि बिल्कुल फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया गया था कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो 38 ATP का फॉर्मेशन होता है, वो यहाँ पर हैंस प्रूव फर्स्ट। बस यही था, ये लेक्चर यहीं पर एंड होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि ये समझ में आया होगा TCA साइकिल। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट बट या व्हाटएवर। So yeah, thank you so much for watching the video once again, and goodbye and take care.